हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमारी 1857 की क्रांति चल रही थी और 1857 की क्रांति की हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये चौथी क्लास है और आज कम्प्लीटली 1857 की क्रांति को पूर्ण कर दिया जाएगा। वैसे तो लगभग हमने सभी मटेरियल को कवर कर लिया है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी भी हैं जो सीधे पूछ लिए जाते हैं। हम उनकी चर्चा इस क्लास में कर लेंगे। सबसे पहले मैं पिछली क्लास की थोड़ी सी रिपीटेशन कर देता हूँ, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल पढ़े थे और स्थल में सबसे पहले हमने ये जाना था कि राजस्थान के मध्य से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था और इस स्थल का नाम था नसीराबाद। बताइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला स्थल कौन सा था? तो हम बोलते हैं नसीराबाद। 1857 की क्रांति यहाँ 28 मई से स्टार्ट हुई थी। 28 मई 1857 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। हमने पहले का चर्चा कर दी कि 1857 की क्रांति की जो सूचना है वो सबसे पहले कहाँ पर मिली थी? सूचना तो मिली थी आबू में। कौन से कार्यालय में? आबू कार्यालय में मिली थी। आबू कार्यालय को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1845 में। सबसे पहले यहाँ कार्यालय तो हम बताएं एजीजे का कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं 1832 में। हालांकि पिछली क्लास में मैंने 1845 बोल तो दिया था, लेकिन लिखने में हो सकता है वहाँ 48 कर दिया हो, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। एजीजे का जो कार्यालय था वो अजमेर में 1832 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में इसे 1845 में आबू में शिफ्ट कर दिया था। गर्मी में जो कार्यालय रहता था एजीजे का वो रहता था आबू, क्योंकि आबू हम जानते हैं सबसे ठंडा स्थान है, और सर्दियों में रहता था अजमेर। ठीक है, क्योंकि जो सूचना है वो हमें मिली थी 1857 की क्रांति की 19 मई को। 19 मई 1857 को सूचना मिली थी। तो मई में सूचना मिली है, इसका मतलब गर्मी होगी उस समय, और गर्मी होगी तो कार्यालय बताइए कहाँ होगा? एजीजे का कार्यालय होगा आबू में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हमने पहले समझ लिया था। तो पहले बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि पहला जो केंद्र था 1857 की क्रांति का वो नसीराबाद था। उसके बाद में नसीराबाद में मुख्य रूप से मैं बात करूँ तो नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे और अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड थे। प्रीचार्ड से पूछा कि भाई ऐसा व्यवहार हमारे साथ में क्यों किया गया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद में 2 अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की यहाँ पर हत्या कर दी गई, और उसके बाद में जो क्रांतिकारी थे वो यहाँ से चले गए। यहाँ से मुख्य रूप से वो भरतपुर होते हुए और फिर दिल्ली गए थे। यहाँ पर भरतपुर में भी थोड़ी सी नॉर्मल सी क्रांति हुई थी 31 मई के दिन। अगर आप उसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। 31 मई को कहाँ हुई थी? भरतपुर में हुई थी। ठीक है, नसीराबाद को मुख्य रूप से ध्यान रखना है 28 मई 1857, ये तो आपने को याद होना ही चाहिए। और यहाँ पर 2 बटालियन थी, उनका नाम भी पता होना चाहिए। एक तो 15वीं NI और एक 30वीं NI नेथिव इन्फेंट्री, दोनों हमें पता होना चाहिए। 30वीं पहले से ही थी और 15वीं बंगाल से आई थी। उसके बाद में हमें पता रहना चाहिए नीमच। नीमच एकमात्र ऐसी छावनी जो राजस्थान से बाहर स्थित थी। नीमच कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। नीमच में जो क्रांति भड़की थी, बताइए कब भड़की थी? नीमच में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, इसलिए 3 जून 1857 याद रह जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम बटालियन की बात करें तो 7वीं 72वीं और बंगाल नेटिव आर्टिलरी भी यहाँ मौजूद थी। इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम था एबोट। और नेतृत्वकर्ता भी याद रहने चाहिए। नेतृत्वकर्ता कौन था? मोहम्मद अली बेग था। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कहा था कि जब एबोट इनको शपथ दिला रहा था, स्वामी भक्ति की शपथ दिला रहा था, तभी मोहम्मद अली बेग बीच में बोल पड़ा कि भाई आपने स्वामी भक्ति दिखाई है क्या? अगर आप स्वामी भक्ति दिखाए तो हम भी दिखाएं। तो इसको तुरंत बात ध्यान आ गई, कौन सी? अवध वाली, क्योंकि अवध में बेगम हजरत महल को इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगा के क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने उसके राज्य को हड़प लिया था।
ना, और यहीं से थोड़ी सी क्रांति भड़क गई थी नीमच में। इसके बाद में यहाँ से क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे, डूंगला गांव चले गए थे, चित्तौड़गढ़। ठीक है, वहाँ पर कुछ अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रूगाराम, इस रूगाराम के पास में रुके थे। बाद में स्वरूप सिंह इन्हें वापस कहाँ ले आए थे, वापस मेवाड़ में ले आए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने बात करी। इसके बाद में हमने टोंक में भी क्रांति देखी थी 10 जून 1857 को, हालांकि नवाब वजीरुद्दौला थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले कि अलवर में भी क्रांति हुई है, अजमेर में भी क्रांति हुई, नगर में भी क्रांति हुई है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है एरिनपुरा। एरिनपुरा पड़ता है पाली में, देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, एरिनपुरा पड़ता है। एरिनपुरा की क्रांति हमें याद रहनी चाहिए 21 अगस्त 1857, ये डेट भी हमें याद हो। 3 डेट तो हमें मुख्य रूप से याद रहना चाहिए, नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा में हम बात करें नेतृत्वकर्ता शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम थे, है ना। और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर कौन था, मतलब जो हमारा एजीजे था उसका पुत्र था। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था ये अलेक्जेंडर, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के रूप में था। यहाँ पर एरिनपुरा के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट बात मैंने अवश्य रूप से आपको बताई होगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा आपको विशेष रूप से ध्यान रखा था, किस छावनी के द्वारा दिया गया, एरिनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में आपको आहुआ में क्रांति, आहुआ में क्रांति हमने पढ़ी थी कब, सितंबर 1857। आहुआ में हमें मुख्य रूप से 2 युद्ध कराए थे, दोनों युद्ध हमें याद होने चाहिए। बैठ चेल्ला, बैठ चेल्ला कब, ये 8 सितंबर और 18 सितंबर, दोनों याद होने चाहिए, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857। चेल्ला कैसा, काला, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, काला गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को क्या कहा जाता है, काला गोरे का युद्ध कहा जाता है। बैठ से तो बनता है कौन सा युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। देखिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको, बैठ से तो बनता है बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। और चेला से बनता है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और एक तरफ में कौन थे बताइए, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज थे या फिर कौन थे, जोधपुर की संयुक्त सेना थी, जोधपुर की संयुक्त सेना थी। कुशाल सिंह चंपावत दोनों ही युद्धों में क्या कर लेते हैं, जीत जाते हैं। आपको 8 सितंबर वाला ध्यान रखना है, 8 सितंबर में कौन मारा गया था, है ना, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 8 सितंबर का जो युद्ध हुआ था, बिठोड़ा का युद्ध, उसमें कौन मारा गया था। उसका नाम मैं लिख देता हूँ, ओनाड सिंह मारा गया था। कौन मारा गया था, ओनाड सिंह मारा गया था। और चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया था बताइए, पॉलिटिकल एजेंट मेंक मोसन मारा गया था। ये दोनों ध्यान रखने चाहिए, ओनाड बिठोड़े के युद्ध में मारा गया था, मेंक मोसन चेलावास के युद्ध में मारा गया था। जब उसको पता चला कि भाई है ना तो पॉलिटिकल एजेंट की चल रही है और ना ही एजीजे की चल रही है, यहाँ एजीजे भी आया था चेलावास के युद्ध में, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद भी आया था। और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेंक मोसन, वो भी आया था। इसमें मेंक मोसन मारा गया था और मेंक मोसन का जो सिर है वो काट कर कहाँ पर लटका दिया गया था, आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में होम्स खुद आए हैं, होम्स मतलब खुद अंग्रेज अधिकारी चल के आया है। और उसके बाद में जनवरी के आसपास, जनवरी 1858 में आहुआ के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। और बाद में जो कुशाल सिंह चंपावत है वो किले को छोड़कर चले गए थे, सलोमपुर के ठाकुर केसरी सिंह और कोठेरिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बाद में जो होम्स है वो सुगाली माता के जो मंदिर है उसकी मूर्ति को उठा ले गया था, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं वो माता की मूर्ति को पूजने लग जाएं और उसको मतलब एक तरीके से प्रेरणा मानकर और वापस क्रांति कड़ी न कर दें। इस वजह से
उसकी जो सुगाली माता की मूर्ति है उसको होम्स उठा ले गया था यहाँ से। हालांकि बाद में कुशाल सिंह चंपावत के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन भी किया था, मेजर टेलर आयोग, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो कुशाल सिंह हैं इन्होंने बाद में नीमच में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके लिए बाद में मेजर टेलर आयोग का गठन भी किया गया और बाद में जो कुशाल सिंह चंपावत है वो अपराध मुक्त पाए गए थे। बाद में 1864 में कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हमने कोटा में क्रांति, कोटा में मुख्य रूप से हम बात करें तो 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रांति नहीं हुई कोटा में, लेकिन कोटा में अगर हम क्रांति की बात करते एक बात ज़रूर ध्यान रख लेना, कोटा में जो क्रांति की है वो कोटा एक छावनी नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। कोटा में जो विद्रोह किया था वो किसने किया था? जनता ने विद्रोह किया था। ठीक है। इसके बाद में हमने मुख्य रूप से बात करी होगी धौलपुर की क्रांति, है ना। धौलपुर में किसकी बात करी थी बताइए? एकमात्र ऐसी रियासत जो क्रांति का प्रारंभ भी बाहर वालों ने किया है और क्रांति का दमन भी बाहर वालों ने किया है। ठीक है, इतनी सी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए पिछली क्लास के संदर्भ में। अगर कोटा की क्रांति में आप और भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहें तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के बटन, कोर्ट का बटन कौन? मेजर बर्टन। इस मेजर बर्टन का नाम भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि मेजर बर्टन को बाद में क्या कर दिया गया था, मतलब मार दिया गया था और इसका जो सिर काट दिया गया था, सिर काट के कोटा की गलियों में घुमाया गया था। ठीक है। बाद में मदन पाल सिंह ने भी यहाँ पर इनकी सहायता दी थी, सवाई मान सिंह द्वितीय को भी यहाँ पर क्या अरेस्ट कर लिया था उनके कोटा के किले में। बाद में मदन पाल सिंह ने इसकी सहायता की थी। ये सब बातें हम पहली क्लास में कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ रियासतें जान लेते हैं जहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर रियासत की। देखिए बीकानेर रियासत, बताइए बीकानेर रियासत क्यों फेमस है? वैसे तो आप जानते हैं बीकानेर रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और स्टार्टिंग में हम ये भी जान चुके हैं कि बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे। सरदार सिंह थे। बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत है, इसमें ये बात लिखेंगे, एकमात्र ऐसी रियासत, एकमात्र ऐसी रियासत, एकमात्र ऐसी रियासत जिसने राजपुताने से बाहर जाकर क्रांतिकारियों का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिन्होंने राजपुताने से बाहर जाकर क्रांतिकारियों का दमन किया, यानी कि बीकानेर के जो सरदार सिंह थे ना वो राजपुताने से बाहर चले गए थे, यानी कि उन्होंने हरियाणा में जाकर, यहाँ हरियाणा पड़ता है, इस हरियाणा में जाकर भी अंग्रेज़ों की सहायता की थी क्रांतिकारियों को दमन करने में। अतः माना जाता है कि बीकानेर एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने राजपुताने से भी बाहर जाकर क्रांतिकारियों का तो दमन किया है और अंग्रेज़ों का साथ दिया है। ओके, बीकानेर हो गई। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि तात्या टोपे ने भी सरदार सिंह के जो सैनिक थे इनके सामने, तात्या टोपे के जो सैनिक थे लगभग 600 सैनिकों ने इनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि हम तात्या टोपे को पढ़ेंगे जब बात करेंगे। उसके बाद में आपको याद रखनी है जयपुर रियासत। जयपुर के बताइए शासक कौन थे? जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड, ये पता ही होना चाहिए हमें। राम सिंह द्वितीय ने भी किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसके राजा व प्रजा, ध्यान दीजिए, राजा व प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया।
राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसके राजा और प्रजा दोनों ने साथ दिया। देखो बहुत सारी रियासतों में हमने बात करी कि राजा तो साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, क्योंकि 1818 की संधि के तहत दे रहे थे, वो साथ तो दे रहे थे, लेकिन प्रजा जो थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। लेकिन जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जिसके राजा व प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया है। ठीक है, जयपुर रियासत हो गई। जैसलमेर रियासत के बारे में मुख्य रूप से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बूंदी रियासत की। बूंदी रियासत, बूंदी रियासत के जो शासक थे वो कौन थे? बूंदी के शासक राम सिंह थे। ये राम सिंह प्रथम था, ये द्वितीय नहीं था, राम सिंह प्रथम था। कोटा में द्वितीय था, जयपुर में भी द्वितीय था, जबकि बूंदी का शासक कौन था? राम सिंह प्रथम था। राम सिंह प्रथम ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ध्यान रखिए, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की थी, तो वो कौन थे? बूंदी के शासक राम सिंह प्रथम थे। हम लिख सकते हैं राम सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया था। भाई देखो सीधा तो ये प्रत्यक्ष रूप से तो सहायता कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये बंधे हुए थे अंग्रेजों के साथ, इन्होंने संधि कर रखी थी राजाओं ने, है ना। इस वजह से राम सिंह प्रत्यक्ष रूप से तो साथ नहीं दे सकते थे क्रांतिकारियों का, इसलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये हुआ कि वो उनको रसद सामग्री पहुंचा देते थे। भाई जहाँ पे भी जरूरत पड़ी, क्रांतिकारी भूखे मरे हैं, उनके पास में रसद सामग्री नहीं है, तो रसद सामग्री अवेलेबल करा देते थे, पहुंचा देते थे, रसद सामग्री पहुंचाकर इन्होंने साथ दिया था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, बूंदी के बारे में और बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात और है। बूंदी जो रियासत थी, राम सिंह प्रथम यहाँ का शासक था। इस राम सिंह प्रथम का एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि। राम सिंह प्रथम का दरबारी कवि कौन था? जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की आपसे रचनाएं पूछता है ना। सूर्यमल की आपसे क्या पूछता है? रचनाएं पूछता है। तो सूर्यमल मिश्रण के बारे में आप दो बातें इंपॉर्टेंट रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा कवि कौन था, तो आप बताएंगे सूर्यमल मिश्रण था। ये 1857 की क्रांति इसके सामने घटित हुई है। तो इन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया? अगर हम बात करें सूर्यमल मिश्रण ने, तो सूर्यमल मिश्रण क्या करता था? जो क्रांतिकारी होते थे ना, उनको मोटिवेट करता था। एक तरीके से क्या करता था? उनका उत्साहवर्धन करता था, उनको मोटिवेट करता था। सूर्यमल मिश्रण की दो रचनाएं हैं, मुख्य रूप से याद रखनी। वैसे रचनाएं काफ़ी सारी थी, दो रचनाएं आपको, मैं दो नहीं लिखता हूँ क्योंकि रचनाएं तो इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, आपको ध्यान दो ही रखनी है, और ज़्यादातर एग्जाम में पूछी भी दो ही जाती हैं। सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं, मुख्य रूप से हम बात करें तो एक तो आपको ध्यान रखनी है वंश भास्कर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक दोहा सुना होगा, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। सुना होगा आपने, ये वंश भास्कर की रचना है। अगर हम बात करें इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण की दूसरी, वीर सतसई, बहुत बार पूछी जाती है। वीर सतसई में भी दोहा आपने सुना होगा, बहुत फेमस दोहा है, इला न देनी आपनी, हलरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने, मरन बढ़ाई माए। तो इस प्रकार की जो दोहे हैं वो वीर सतसई में मिलते हैं आपको। तो सूर्यमल मिश्रण की दो आपको रचनाएं मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, वंश भास्कर और वीर सतसई। अब यहाँ लिखेंगे कैसे? बूंदी में सबसे पहले हेडिंग बूंदी रियासत, और लिखेंगे शासक राम सिंह प्रथम। फिर लिखेंगे राम सिंह प्रथम ने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया, है ना, लिख सकते हैं यहाँ रसद सामग्री पहुँचाकर। फिर लिखेंगे राम सिंह प्रथम के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण थे, जिन्हें 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा कवि कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख दो रचनाएं निम्न प्रकार से है, वंश भास्कर और वीर सतसई। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो यहाँ तक का आप
कर लेंगे। उसके बाद में मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, कई बार जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार लगा के 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति। हालांकि आपके सिलेबस में भी दे रखा है प्रमुख व्यक्तित्व, है ना, उसमें मुख्य रूप से या तो क्रांतिकारी पूछे जाते हैं या जो किसान आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के साथ इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम था अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया के बारे में आप वैसे जानते ही होंगे। तो पहला प्रश्न तो यही है कि अमरचंद बाठिया का संबंध किस जिले से था। तो अमरचंद बाठिया का संबंध बीकानेर जिले से था। कहाँ का रहने वाला था ये? बीकानेर का निवासी था। लेकिन अगर हम इसके कार्यस्थली की बात करें तो इसकी कार्यस्थली थी ग्वालियर MP। ठीक है, मुख्य रूप से ग्वालियर में इनके पिताजी रहते थे जो कि किसी सेठ के यहाँ काम करते थे, है ना। बाद में ये अमरचंद बाठिया भी चले गए उनके साथ और बाद में ग्वालियर में इन्हें क्या बना दिया गया? कोषाध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि वो उनका जो कोष था उसका अध्यक्ष बना दिया गया इसको, अमरचंद बाठिया को, है ना। सभी लोग इसको नगर सेठ कहने लगे, यानी कि इन्हें नगर सेठ के रूप में सम्मान भी प्राप्त हुआ। 1857 की क्रांति के समय आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा आपने। और किसका नाम सुना होगा आपने? तात्या टोपे का नाम भी सुना होगा। तात्या टोपे को तो हम अभी बता ही देंगे थोड़ी देर में आपको। तात्या टोपे का नाम भी सुना होगा। 1857 की क्रांति में इनके पास में सैनिक ठीक ठाक थे, अच्छे योद्धा भी थे, लेकिन पैसों का अभाव था। किसका अभाव था? पैसों का अभाव था। तो इसको पता लगा अमरचंद बाठिया को कि भाई इनके, है ना, पास में पैसों की कमी आ रही है। और अध्यक्ष कहाँ का था ये? ग्वालियर का। कैसा अध्यक्ष? कोष अध्यक्ष था। इसका मतलब अमरचंद बाठिया के पास तो पैसे की कमी नहीं थी। हालांकि खुद के पैसे नहीं थे, जिसके यहाँ जो काम करता था उसके पैसे थे। तो इन्होंने क्या किया? अपना जो खजाना था ना, वहाँ से पैसे ले जाकर किन की मदद कर दी? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मदद कर दी। अब जब ये बात ग्वालियर के सेठ को पता चला, है ना, तो बाद में इन्होंने इनके साथ में क्या किया? दुर्व्यवहार भी किया था वैसे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर के जो सर्राफा बाज़ार है, उस सर्राफा बाज़ार में अमरचंद बाठिया को क्या दे दी गई थी? फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अब राजस्थान में अभी क्रांति भड़की थी, तो राजस्थान में प्रथम जो शहीद व्यक्ति थे, राजस्थान की तरफ से जो प्रथम शहीद थे, वो प्रथम शहीद व्यक्ति कौन थे? वो थे अमरचंद बाठिया। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में प्रथम शहीद व्यक्ति कौन थे? ध्यान करो, वेस्ट बंगाल की क्रांति की बात। क्रांति के समय वेस्ट बंगाल में जो घटना घटी थी, कौन? मंगल पांडे के साथ। तो भारत में सबसे पहले शहीद व्यक्ति कौन? मंगल पांडे। राजस्थान में सबसे पहले शहीद व्यक्ति कौन? अमरचंद बाठिया। इसलिए अमरचंद बाठिया को क्या भी कहा जाता है? 1857 की क्रांति का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है इसे। राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे कहा जाता है। और राजस्थान में पहली बार शहीद हो रहा है, तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद भी इसे ही कहा जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिस प्रकार से भामाशाह का नाम आपने सुना होगा, जिस प्रकार से भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सेवा की थी, यानी कि इसको भी पैसे दिए थे, है ना, ताकि जो महाराणा प्रताप है वो जो भीलों की सेना है उसका पालन पोषण कर सके। तो भामाशाह ने इसको कुछ पैसे दिए थे प्रताप को। जिस प्रकार से भामाशाह ने प्रताप की सहायता की थी, उसी प्रकार से अमरचंद बाठिया ने क्रांतिकारियों की सहायता की है। अतः अमरचंद बाठिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का भामाशाह, तो ये भामाशाह था ही, इसे कहा जाता है 1857 की क्रांति का
भामाशाह। तो कुल मिला के हमें कहने की बात यह है कि आपको अमरचंद बाठिया के संदर्भ में 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो बार बार पूछी जाती है और विशेष रूप से पूछी जा रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अमरचंद बाठिया का संबंध किस ज़िले से है, तो हम बताएंगे बीकानेर ज़िले से। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है, का प्रथम शहीद कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद बाठिया के संदर्भ में आपको 4 बातें पता होना चाहिए। अमरचंद बाठिया का संबंध बीकानेर से, इसे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है, इसे 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है और इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्लियर। अमरचंद बाठिया के बाद में हम पढ़ते हैं तात्या टोपे को। तात्या टोपे को हम लास्ट में ले लेंगे। सबसे पहले हम और व्यक्ति की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डूंगजी जवाहर जी। 2 थे ये डूंगजी जवाहर जी। इनका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्कर से थे। बठोद गांव, पाटोदा गांव सुना होगा आपने। सिक्कर के निवासी थे ये। मुख्य रूप से ये जो थे ये शेखावाटी रेजिमेंट में काम कर रहे थे, रिसालदार के पद पर काम कर रहे थे शेखावाटी रेजिमेंट में। ठीक है, शेखावाटी रेजिमेंट का जो कार्यालय था वो कहाँ बनाया गया था, झुंझुनू में, है ना। आप अगर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है। इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है डूंगजी जवाहर जी के संदर्भ में कि डूंगजी जवाहर जी ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डूंगजी जवाहर जी ने सैनिक छावनी को लूट लिया था। और कौन सी सैनिक छावनी को, नसीराबाद सैनिक छावनी को। ठीक है, उन्होंने लोटिया जाट, करनिया मीणा, सावंता नाई, आपने नाम सुने होंगे, इनको मुक्त कराया था। हालांकि डूंग जी को बाद में बंदी बना लिया गया था और अंग्रेज़ों ने आगरा के दुर्ग में कैद कर लिया था। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से तात्या टोपे की। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 ही व्यक्ति इम्पोर्टेंट है वैसे, तात्या टोपे और अमरचंद बाठिया। तो सबसे पहले हम तात्या टोपे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि तात्या टोपे कहाँ के थे। तो तात्या टोपे का जो जन्म है वो येवला गांव में हुआ था। येवला गांव पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो तब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तात्या टोपे कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। लेकिन इसकी जो कार्यस्थली थी वो थी ग्वालियर, MP। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मूल नाम को तो विशेष रूप से ध्यान रखना। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि तात्या टोपे ने राजस्थान में कितनी बार प्रवेश किया था। तात्या टोपे ने राजस्थान में 2 बार प्रवेश किया।
2 बार प्रवेश किया। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम बार। प्रथम बार राजस्थान में प्रवेश कब किया था? 8 अगस्त 1857। प्रवेश तो 8 अगस्त 1857 किया होगा, काफ़ी बुकों में आपने 9 अगस्त पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 9 अगस्त को इन्होंने एक युद्ध किया था। 9 अगस्त 1857 को, एक मिनट, 9 अगस्त 1857 को इन्होंने एक युद्ध किया था जिसका नाम था कुआडा का युद्ध। ठीक है, कहाँ का युद्ध बताइए? कुआडा का युद्ध। कुआडा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है ना। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तात्या टोपे ने सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से किया? तो बताइए किस स्थान से किया? भीलवाड़ा से किया। भीलवाड़ा से किया। कब किया? 8 अगस्त 1857 को किया। 9 अगस्त को इन्होंने युद्ध किया। कौन सा युद्ध बताइए? कुआडा का युद्ध। अब सिंपल सी बात है, युद्ध करेगा किससे? अंग्रेजों से ही करेगा। तो कुआडा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? एक तो तात्या टोपे वर्सेस दूसरा अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स। इस रॉबर्ट की सेना से युद्ध किया था इन्होंने। हालांकि रॉबर्ट की सेना जीत गई थी, तात्या टोपे यहाँ पर पराजित हो गए थे। उसके बाद में तात्या टोपे यहाँ से चले गए थे झालावाड़। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आपका पड़ता है, मान लीजिए यहाँ पड़ता है भीलवाड़ा। यहाँ पर इन्होंने प्रवेश किया 8 अगस्त को, है ना। और यहीं पे 9 अगस्त को कुआडा का युद्ध हो गया रॉबर्ट की सेना के साथ में। अंग्रेज जीत गए, इसमें तात्या टोपे हार गए, पराजित हो गए, निकल पड़े यहाँ से। ये सबसे पहले गए यहाँ झालावाड़ में। ठीक है, उसके बाद में ये गए बूंदी में, लेकिन बूंदी के शासक राम सिंह ने तात्या टोपे को रोकने के लिए किले का फाटक क्या कर लिया था? बंद कर लिया था। उसके बाद में यहाँ से निकले, गए टोंक में। कहाँ पर गए बताइए? टोंक में गए। और टोंक के बाद में ये चले गए, ये लो, ठीक है। पहला बार प्रवेश बताया मैंने इसका, पहली बार। हालांकि टोंक की जो जनता है, इन्होंने तात्या टोपे का भरपूर रूप से क्या किया था? स्वागत किया था, तिलक लगाकर स्वागत। ठीक है, यानी कि तिलक लगाकर इसका स्वागत किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप हुआ था टोंक रियासत में, ध्यान रखिए। ठीक है, प्रथम बार प्रवेश कहाँ से किया बताइए? ये स्थान कौन सा है? भीलवाड़ा है। ये भीलवाड़ा का वो स्थान है जो चित्तौड़गढ़ की एक तो सीमा ये रही, एक सीमा ये चित्तौड़गढ़ ये रहा, इन दोनों के बीच में स्थान पड़ता है। लगभग 14 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। ये 16 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। यहाँ से प्रवेश किया था, है ना। और किया कब था बताइए? 8 अगस्त 1857 को।